नमस्कार मित्रों कई बार जीवन में चलते चलते भी आपको कुछ ऐसे कथानक मिल जाते हैं जिनको जानने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद, उन कथानकों को पढ़ने के बाद लगता है कि इस पर साहित्य क्यों नहीं रचा गया। ये कितने सशक्त पात्र थे। मैं ऐसे ही एक पात्र का आपसे जिक्र कर रहा हूँ और ये पात्र एक महिला के बारे में है, एक महिला के रूप में है और ये 26 जुलाई 1998 तक ये पात्र जीवित रहा और यह पात्र हैदराबाद में उस्मानिया अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली और अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा हैदराबाद के ही एक फलकनुमा इलाका है, वहाँ पर उस क्षेत्र में एक झोपड़ी में आखिरी ज़िंदगी गुजारी और गुज़र औकात का सिर्फ़ एक तरीक़ा था उसके पास और वो है कि फूल बेचना। फूल बेचने वाली इस औरत का नाम था नीरा आर्या। और नीरा आर्या का जब आप जीवन सोपान देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा जीवन सोपान तो ये इतिहास में तो बहुत कम ऐसे प्रमाण मिलते हैं, बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जाती है। नीरा आर्या कौन थी मित्रों, इसको मैं अगर आजकल चर्चा भी इन दिनों में चल रही है, पराक्रम दिवस के बाद 26 जनवरी और उसके बाद फिर ये 30 जनवरी तक सिलसिला चलेगा, चर्चा का सिलसिला पूरे के पूरे राष्ट्रीय परिवेश में बहुत सारे पात्रों की चर्चा होगी और इस चर्चा में सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे, महात्मा गांधी भी आएंगे और 26 जनवरी तो आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा 7-8 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में बहुत कुछ हमारे परिवेश में होगा सोचने के लिए और बहुत कुछ उनमें से ऐसा एक मानवीय सरोकारों से भरा हुआ भी बहुत कुछ होगा जिससे जुड़कर हम लोग उसको साहित्य का एक आधार भी बना सकते हैं। एक चिंतन की एक शैली है अपनी अपनी। और इसका नीरा आर्या का जो चरित्र है, उसका अस्तित्व है, बड़ा ही विचित्र है मित्रों। आपसे बांटते हुए मुझे गौरव का भी अनुभव हो रहा है और साथ साथ एक रोमांच भरी सिहरन भी हो रही है कि हमने कैसे भुला दिया, उसकी कभी चर्चा ही नहीं की। और ये वो नाम है मित्रों कि इसका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के, आजकल चुनावों के दिन वहाँ पर चल रहे हैं, बागपत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, कस्बा है और अब तो एक शहर का रूप ले गया। लेकिन उसने राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्वों को उस क्षेत्र ने संभाला है, उस अंचल ने, उस जनपद ने संभाला है। उसी जनपद में ये महान वीरांगना का जन्म हुआ था जिसको वो जनपद अब शायद भूल चुका है, उसकी चर्चा नहीं आई। नीरा आर्या, मैं एक बार फिर वह नाम बड़े गर्व के साथ ले रहा हूँ। बागपत ज़िले में ही एक स्थल है खेकड़ा और खेकड़ा की रहने वाली थी और जन्म हुआ था 1902 में खेकड़ा में। पिता, ऐसा नहीं है कि वो विपन्न थे, साधन संपन्न नहीं थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। पिता नाम सेठ छज्जूमल, बड़ा प्रसिद्ध नाम, व्यापार के क्षेत्र में उन दिनों भी था और उन्होंने तब भी उन दिनों को आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1902 में जन्म हुआ तो ये 1920 के आसपास की बात है। तो उस अवधि में उन्होंने, जबकि महंगाई भी चरम पर थी और किसी भी भारतीय बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोनों संतानों, एक का नाम था अपना बसंत लड़के का नाम और बेटी का नाम नीरा, दोनों को विशेष रूप से कोलकाता भेजा कि वहाँ जाकर शिक्षा जो है अच्छे संस्थानों में प्राप्त करो। और पढ़ाई के समय ही नीरा को लगा कि मुझे कुछ देश के लिए करना चाहिए और उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था उसके पूरे के पूरे जहन पर हावी हो गया।
और जब उसने आज़ाद हिंद फ़ौज की गठन की बातें सुनी, उन दिनों चर्चा में थी बहुत सारी बातें, तो उसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं तो आज़ाद हिंद फ़ौज ही ज्वाइन करूँगी। और उसमें एक रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी का आह्वान आया और उस आह्वान के अनुसार उसने रानी झांसी रेजिमेंट में अपने आप को भर्ती करवा लिया। और उन दिनों में क्या हुआ कि उससे पहले सेठ छज्जूमल ने, इसके पिता ने, नीरा आर्या की शादी एक ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था, श्रीकांत जयरंजन दास, उससे इसकी शादी करवा दी थी। अब भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर के रूप में वो तैनात था और उसको वो दायित्व ये मिला था कि जैसे भी हो सके नेताजी जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं, इनकी पूरी की पूरी गतिविधियों की जानकारी जो है वो प्राप्त करो और उनके बारे में जितनी भी जासूसी हो सकती है वो करो, और उसके बाद वो सारी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपी जाए। अब उसको जब ये पता चला कि मेरी पत्नी जो है वो आईएनए आज़ाद हिंद फ़ौज की एक सिपाही के रूप में भी काम करती है, तो उसने समझा कि उसने पत्नी को रोका नहीं, बल्कि उसे ये लगा कि मेरे जीवन में प्रगति पाने का, उन्नति पाने का एक तरीका है। उसने अपनी पत्नी की रेकी शुरू कर दी, उसका पीछा करना शुरू किया, और इसी तरह से वो जल्दी ही उसने नेताजी के बहुत सारे गुप्त ठिकानों का पता भी लगा लिया। और एक दिन जब नीरा आर्या नेताजी से मिलने के लिए पहुंची तो श्रीकांत भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चला गया, और उसने अचानक ही जब नेताजी को देखा तो उसने सोचा कि ये एक अवसर है। उसने फायरिंग शुरू कर दी नेताजी के ऊपर, और नेताजी तो उसमें बच गए, और उसके बाद गोली जो थी वो उनके ड्राइवर को लगी। लेकिन जब नीरा ने सब देखा तो नीरा से ये सब सहन नहीं हुआ। उसने तत्काल जो है अपनी संगीन से अपने पति का जो है वो पेट में, पति के पेट में घोंप दी संगीन अपनी राइफ़ल की, और अपने पति की ही जान ले ली, क्योंकि उससे ये सहन नहीं हुआ कि जो पति, मेरे आदर्श व्यक्ति, मेरे आइकॉनिक चरित्र, मेरे महान पूज्य नायक, महानायक पर गोली चला सकता है, वो मेरा पति कैसे हो सकता है। तो उसने यही सोचकर उसने अपने पति की जान ले ली। और उस वक्त नेताजी स्वयं दंग रह गए कि कोई भी भारतीय स्त्री अपने पति की जान अपने महानायक को बचाने के लिए कैसे ले सकती है। ये एक बड़ी अजीब बात थी। और उसके बाद उसको बड़ी लंबी गाथा है कि उसको मुकदमा भी चला, और मुकदमे के बाद जो होना था वो ये होना था कि उसको काले पानी की सज़ा सुनाई गई और घोर यातनाएं दी गई। प्रलोभन भी दिया गया कि अगर वो बाकी सुराग नेताजी के बारे में दे दे तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन वो यातनाओं से आजिज़ होकर उसने बड़ा एक बार ये भी किया कि उसने जेल के एक अधिकारी जो उसको डांटने डपटाने और उसको भयाक्रांत करने के लिए आया था, उसके चेहरे पे थूक दिया। अब उसके बाद उसके लिए और भी ज़िंदगी जो है वो असहनीय हो गई, यातनाएं बढ़ गईं, लेकिन ज़िंदगी ने उसके साथ न्याय नहीं किया। काले पानी की सज़ा लंबे अरसे तक भुगतने के बाद जब उसकी रिहाई हुई, उस वक्त उसका कोई नहीं था। परिवार वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, और वो शासन ऐसा था कि उस शासन में ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदल चुकी थी उसके लिए। कोई भी ये दावा करने को तैयार नहीं था परिवार में कि ये इसका संबंध हमारे परिवार से है, क्योंकि सबको ये भय लगता था कि ये बड़ा एक विचित्र मामला है कि उस पर इतने मुकदमे चले और जेल का कारावास और उसके बाद यातनाओं भरी ज़िंदगी और ना जाने क्या क्या उसने झेला। और बाद में उसने स्वयं ही हैदराबाद में एक स्थान पर फूल बेचने वाला काम शुरू कर दिया, और फूल बेचती बेचारी अपना जीवन उसने कैसे भरण पोषण किया, इस बात का अनुमान आप स्वयं लगाइए। लेकिन ये कथानक आपके सामने है, और ये कथानक जो है ये किसी भी साहित्यिक कृति का एक महत्वपूर्ण किरदार साबित हो सकता है। धन्यवाद।